नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो भी एक हमारी रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, बादाम जिसको आलमंड कहते हैं। अब अगर इसका हम जायज़ा लेते हैं तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में और गर्मियों में इसको छील के और इसकी सरदाई तैयार की जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ें साथ शामिल करके। अगर हम इसका तज़किया करते हैं, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कुछ पनाह रखा है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बादाम की बात कर रहे हैं। बादाम का जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है, इसमें 75% इसमें तरी मौजूद है और 25% इसमें हरारत मौजूद है। इसका जो मिजाज है वो तर गरम है, जिसको अगर हम कहते हैं इसके हिसाब से नज़रिया मुफ़रज़ा के हिसाब से तो ये असाबी गुद्दी बनेगा। मतलब इसकी कंडीशन में ये चीज़ इसकी खूह में या इसकी जो अल्लाह ने नफ्सियात रखी है उसमें ये चीज़ शामिल है कि इसने रतूबात को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्टॉक करना है। अब हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, कौन कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और किन लोगों के लिए ये कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। हम ये दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम जायज़ा लेते हैं कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कुछ रखा हुआ है। इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, फ़ैट, पोटाशियम, मैग्नीज़, ये तमाम चीज़, विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और जब हम तज़किया करते हैं इसमें ख़ास तौर पे, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हकीकत हैं ही हैं, लेकिन हम दो चीज़ों का, चूँकि मैं मैग्नीज़ के बारे में पहले भी बाज़ जगह पे आपको बता चुका हूँ कि बाज़ हालतों में जिन जिन चीज़ों में, जैसे मैंने तिलों के बारे में बताया उसमें भी मैग्नीज़ मौजूद है, फिर उसके बाद मैंने आपको अंजीर के बारे में, फिर आपको उसके बाद आपको मैंने बताया चलगोज़े के अंदर भी मैग्नीज़ मौजूद है, फिर सफ़ेद अनार के अंदर भी मैग्नीज़ मौजूद है। इसमें मैग्नीज़ मौजूद है जो सबसे बढ़ के, और इसमें मैग्नीशियम मौजूद है। अगर हम मैग्नीशियम का जायज़ा लेते हैं तो मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके जिस्म में हड्डियों को मजबूत करने में मुआविन साबित होगी और आपके जिस्म को निखारने में और आपके जिस्म के अंदर से रतूबात बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन मैग्नीज़ की बात करते हैं तो मैग्नीज़ इंसान के जिस्म में जो ज़ख़म हो जाते हैं अंदरूनी तौर पे, उनको मुंदमिल करने की सलाहियत रखती है। अब जो इसके अंदर आलमंड के अंदर जो मैग्नीज़ मौजूद है, अब ये कौन से ज़ख्मों को सही करने की सलाहियत रखती है, ये दो कंडीशन में काम करेगी। अगर किसी इंसान को टीबी की वजह से ज़ख़म बनते हैं लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर, तो तब भी ये काम करेगा। इसके अंदर जो मैग्नीज़ है वो बिल्कुल काम करेगी। और फिर उसके बाद अगर हम आते हैं कि किसी इंसान के जिस्म में हरारत अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, या जलनदार खांसी होती है, या नाक में से पानी आता है, गर्म जलता हुआ महसूस होता है, और या खराश गले में महसूस होती है और गले के अंदर हिद्दत महसूस होती है, या आपका जो पेशाब है वो जल के आता है, ऐसी तमाम हालतों के जो सुज़ाक एक ऐसी कैफियत का नाम है कि इंसान के यूरिन के आने से पहले एक अल्ब्यूमिन मादा आता है जो आपके नाइज़े को अंदर से तर करता है, उसके बाद फिर पेशाब निकलता है। अगर वो ख़त्म हो जाए या खुश्क हो जाए तो इस सूरत में हमारे जिस्म के अंदर ये सूरत नमूदार होती है सोज़ाक जैसी, जिसमें कि इंसान की नाइज़े की आखिरी हिस्से के अंदर राइट या लेफ़्ट किसी जगह पे भी कोई ज़ख़म बन जाता है और फिर उसके बाद जब इंसान पेशाब करता है तो उसको यूँ फ़ील होता है कि मैं मर जाऊँ तो वो अच्छा है और मुझे यूरिन की हाजत ना हो या मुझे यूरिन पास ना हो, क्योंकि वहाँ पे ज़ख़म होता है और इंसान का जो यूरिन है और ये जब किडनी इसको साफ़ करते हैं खून से तो इसमें बड़े जहरीले मवाद मौजूद होते हैं और जब ये निकलता है तो फिर वो बड़ी तकलीफ़ का बायस बनता है, क्योंकि इसमें नमकियात भी होती हैं। तो वो जब ज़ख़म के ऊपर लगता है सब कुछ तो फिर उसके बाद तकलीफ़ का एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब इसके अंदर जो मैग्नीज़ है ये उस ज़ख्मों को भी मुंदमिल करने की सलाहियत रखेगा। मतलब इसको आप ऐसी तमाम जगहों पे इस्तेमाल कर सकेंगे कि जहाँ पे जिस्म में हरारत ज़्यादा होगी और हरारत ज़्यादा होने की वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मिजाज में अल्लाह ने रतूबत ज़्यादा रखी और जब जिस चीज़ में रतूबत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिगर को तहलील देगी, यानी कि उसके ऊपर दबाव को शदीद कम कर देगी और सारे का सारा दबाव इंसान के नर्वस सिस्टम के
اوپر آئے گا جس سے اس کی سپیڈ بڑھے گی اور اس کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جسم کے اندر سالے رطوبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ ٹی بی کے پیشنٹ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، اس کو بھی زخموں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ لنگز کے اندر ہے تو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی حالت تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے جسم کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں یا ہمارے جسم سے مسلسل نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب جسم میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کے جسم کے اندر یا تو رطوبات بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں یا بہت زیادہ تیزابیت موجود ہو، گیس، نفق شکم، ہاتھوں پاؤں میں جلن، ہوا میں سمیل، مطلب کہ بہت زیادہ طبیعت اپسیٹ ہو، اسٹمک کے حوالے سے اسٹمک بہت زیادہ اپسیٹ ہو، تو یاد رکھیں ایسی حالت میں بھی بادام کا استعمال کر کے ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چاہے اس میں میگنیشیم موجود ہے، چاہے اس میں میگنیزیم موجود ہے، چاہے اس کے اندر فیٹ موجود ہے، چاہے اس کے اندر وٹامن ای موجود ہے، چاہے اس کے اندر پروٹین موجود ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں تو اب ٹریس آؤٹ ہوئی ہیں، اصل چیز ہے انسان کا مزاج یا جو چیز ہم کھائیں گے اس کا مزاج۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کا مزاج واقعی حقیقتاً میں حرارت میں ہے، اس کے مزاج میں حرارت زیادہ ہے، تو پھر اس کو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو جسم سے حرارت کو خارج کرنے کا باعث بنے، پیدا کریں لیکن خارج کرنے کا باعث بنے۔ جیسے خربوزہ ہے، یہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی جیسے تل ہے، یہ بھی حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا کہ ہمارے جسم میں حرارت بڑھے گی نہیں بلکہ حرارت بیلنس ہوتی چلی جائے گی، اور پھر کچھ ہی ٹائم کے اندر جب حرارت بیلنس ہو جائے گی تو پھر آپ رطوبات فراہم کرنا شروع کر دیں تو اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کو پیاس کو تسکین دینے کے حوالے سے، جیسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے گرمیوں میں، چونکہ اس کے اندر آئل موجود ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو بادام کے اندر سے تیل نکلتا ہے جس کو ہم روغن بادام کہتے ہیں، اگر حاملہ عورت یہ آخری 3 ماہ کے اندر روزانہ کو 3 ماشے کی مقدار میں لینا شروع کر دے تو یقیناً وہ اس تکلیف سے نہیں گزرے گی جس تکلیف سے عام عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے اور سیزیرین جیسے معاملات درپیش ہوتے ہیں، یعنی بڑا آپریشن ہوتا ہے۔ تو اگر روغن بادام کا استعمال آخری 3 ماہ میں کیا جائے تو یہ کیس کو ڈلیوری ہے اس کو نارمل کرنے کی بھی صلاحیت رکھے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بہترین بات ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا تو ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے یا ان چیزوں کا استعمال ناک منہ چڑھا کے کیا جاتا ہے، اور ہمارے میں سے کوئی ایسا انسان موجود نہیں کہ جو ان چیزوں کو بڑے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پورے ٹائم پہ استعمال کرے۔ ہم ایسی چیزوں کا استعمال چاہتے ہیں جن سے ہم انجوائے کریں، جن سے ہم پیٹ بھریں اپنا، حالانکہ حقیقت میں ہمارا پیٹ بھرنا اہمیت نہیں رکھتا، ہماری صحت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم فزیکلی فٹ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزیں بہترین ہیں۔ اگر ہم کسی پرابلم کا شکار ہیں، جیسے ہمارے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہے یا ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے، یا ہمارے جسم میں حرارت حد سے بڑھ جاتی ہے، تو بھی یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوں گی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔